हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईएसआईसी के बारे में, प्लस में जो सीआरई के थ्रू एग्ज़ाम कराया था एम्स ने ईएसआईसी के लिए, उसके उन दोनों जो वैकेंसीज़ हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 जुलाई को कराया गया था और ईएसआईसी सीआरई का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हुआ था 26, 27 और 28 जुलाई को, सॉरी 28 फरवरी को, जो कि 2025 में हुआ है। ये एग्ज़ाम आपका 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। यूपीएससी ईएसआईसी के एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम हो गया है। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, ऑनलाइन ले लिए गए हैं, जिसको क्या बोला गया था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अभी उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि कितने कैंडिडेट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, सही हैं, और कितने क्या हैं, इनएलिजिबल हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। इसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स को क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था कि वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए थे। तो ये कुछ प्रोसेस अभी तक की रही है यूपीएससी ईएसआईसी की। अब अगर हम बात करें सीआरई ईएसआईसी की, तो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था एम्स ने करवाया था, और इसके अंदर जो सीटें थी वो अभी अलॉट कर दी गई हैं। लेकिन ईएसआईसी की जितनी भी सीटें हैं उन सभी पे क्या है, सिर्फ ईएसआईसी ही लिखा आ रहा है। आगे की कोई भी डीवी वगैरह की प्रोसेस अभी तक इसके अंदर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो वैकेंसीज़ के बारे में, क्या अपडेट आ सकती हैं, कब तक आ सकती हैं, क्या प्रोसेस और कितना टाइम ज्वाइनिंग में ये दोनों ही लगा सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईएसआईसी की, बिकॉज पुरानी वैकेंसी है और सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करेंगे। यूपीएससी ईएसआईसी के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक आरटीआई से पता चला, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1200 कुछ कैंडिडेट्स को कहा था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, इनसफिशिएंट हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, आगे और दीजिए हमें, किसके थ्रू, मेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए। जिसमें से सिर्फ लगभग 1000 कैंडिडेट्स ने ही क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। उससे पहले आपको याद होगा कि जब डेफ फिल कराया गया था तब एक आरटीआई सामने आई थी, और उस आरटीआई में ये बताया गया था कि कौन कौन सी कैटेगरी से कितने डेफ फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, फिल किए गए हैं। जिसके अंदर भी ये पता चला कि लगभग 300 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डेफ है वो फॉर्म फिल किया ही नहीं। तो 300 और यहाँ पे ये 200 नंबर अगर हम मिलाते हैं तो 500 कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो क्या हैं, आपके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उससे क्या हो गए हैं, इन एलिजिबल हो गए हैं यहाँ पे, और इनको क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया है यूपीएससी ईएसआईसी के द्वारा। टोटल कैंडिडेट्स इन्होंने लिए थे 3300, राउंड फिगर में मैं लेके चल रहा हूँ। इनमें से 500 कैंडिडेट्स हैं वो निकल गए हैं। यहाँ पे लास्ट में जो कैंडिडेट बचते हैं वो कितने बचते हैं, 2800 कैंडिडेट बचते हैं। वैकेंसीज जो हैं कितनी हैं, 1900, राउंड फिगर में ही मैं लेके चलने वाला हूँ। अब मैं ये क्यों लेके चल रहा हूँ, इससे मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ आगे कि अगर आपने ईएसआईसी वाला एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ रिज़ल्ट की। यूपीएससी का रिज़ल्ट काफ़ी टाइम से ये लोग बोल रहे हैं कि जून एंड में आपका रिज़ल्ट आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि जून के स्टार्टिंग वीक्स के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आ जाएगा। देन अब ये बोल रहे हैं कि थर्ड या फोर्थ वीक में आ जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं कि आ जाना चाहिए। मैंने भी 2 या 3 बार इनसे बात की है, तो इनका सेम ही आंसर रहता है, कुछ भी खास चेंज नहीं रहता है। कभी कभार सार्केस्टिक रिप्लाई देते हैं, कभी कभार कहते हैं कि हाँ भाई साहब जून में आ जाएगा। तो रिज़ल्ट तो इनके ऊपर है कि ये कब देते हैं। इस पे तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं कि हाँ इतने टाइम में आ जाना चाहिए, आ सकता है। और उससे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा आपको कि आ ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसकी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ वो ये कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से 2800 बच्चे हैं वो बचे हैं टोटल अभी तक। और लास्ट एक पहले मैंने क्या बनाया था, एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियो क्या है देखिए, और उससे आपको और आइडिया लगेगा कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो 2800 कैंडिडेट्स बचे हैं इस यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद में, अगर मैं कुछ एक एग्ज़ाम्स आपको बताऊं जो कंडक्ट करवाए जा चुके हैं,
जिसमें आता है DSSSB, SGPGI, नोट सेट 7 एंड 8, ये दोनों ही मैं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि 7 की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 8 की ज्वाइनिंग होने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर जो मेरिट बेस एग्ज़ाम था राजस्थान के अंदर, मेरिट बेस पे जो कैंडिडेट्स लिए थे, CRE का एग्ज़ाम, RRB का एग्ज़ाम, तो ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम कुछ हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, और भी शायद CHO वगैरह के कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए गए थे। DSSSB के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या हुआ है, ESIC के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। सेम कहानी अगर मैं बात करूं तो CRE ESIC के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका UPSC ESIC में भी सिलेक्शन काफ़ी बच्चों का हो रखा है। यहाँ पे अगर हम राउंड फिगर भी लेके चलें मोटा मोटा, तो लगभग 100 बच्चों को मैं जानता हूँ जो ESIC को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उससे एक आइडिया मैंने लगाया है कि किस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं वो कम हो जाएंगे। DSSSB में काफ़ी बच्चे हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। DSSSB की ज्वाइनिंग, मेडिकल का पूरा प्रोसेस और DV का प्रोसेस अभी चल रहा है DSSSB में, तो इसके बाद में यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और यहाँ ज्वाइनिंग जिसको मिल जाएगी, जिसके ये पास में पढ़ रहा है, तो वो ESIC के अंदर नहीं जाएगा। सेकंड कंडीशन, SGPGI ने अभी ज्वाइनिंग दी है। जो बच्चे क्या हैं यूपी से हैं वो भी क्या हैं ESIC के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ESIC से बेटर जॉब है अगर वो आपके घर के पास है SGPGI की। नोट सेट 7 और 8 में जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको भी अगर वो क्या है जोन के हिसाब से प्रेफरेंस बनाते हैं और वो प्रेफरेंस अगर उनको नहीं मिलती है तो वो बच्चे भी क्या है नहीं जाएंगे। कम होंगे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी सारे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाने वाले जिनको जाना होता है वो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उनको। राजस्थान के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाला है। अब राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सैलरी देख कर क्या होंगे ESIC में जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे डिस्टेंस देखेंगे अपने घर से कि उसके घर से कितनी डिस्टेंस है। सैलरी उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, घर संभालना उनके लिए ज़्यादा मैटर करेगा, तो वो बच्चे क्या रहेंगे घर के पास रहेंगे। अगर राजस्थान मिलता है तभी वो ESIC ज्वाइन करेंगे, और राजस्थान मिलने के कितने चांसेस हैं ये आप सभी को पता है, क्योंकि राजस्थान में सीटें नहीं हैं ESIC की, और जो हैं वो क्या हो जाएंगी अभी ट्रांसफ़र में भरने के चांसेस हैं, है ना। नेक्स्ट आता है RRB में भी राजस्थान में हालांकि सीटें कम हैं, बट काफ़ी बच्चे हैं जो ESIC में सिलेक्टेड हैं लेकिन RRB को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज काफ़ी जगह हैं RRB की सीटें अच्छी हैं, तो वहाँ से अगर कोई कैंडिडेट होगा तो वो RRB में जाना चाहेगा ESIC की सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से, और वो है ESIC का ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब यहाँ आप मेरी राय से माने या नहीं माने, पर मैं मानता हूँ कि लगभग 300 बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर, आराम से 300 बच्चे बता रहा हूँ मैं। यहाँ अगर 300 की जगह 600 भी हो जाए ना, या 500 हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ 400 बच्चे यहाँ लेके चल रहा हूँ कि 400 बच्चे ऐसे होंगे जो इनको छोड़ के ESIC में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा भी और एग्ज़ाम हुए थे, सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और स्टार्टिंग के जो टॉप के जो बच्चे रहते हैं वही बच्चे क्या रहते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में आपको ऊपर देखने को मिलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट है जो 3-4 एग्ज़ाम में क्या है टॉप 10 में आ रहा है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि वो क्या है उतनी पढ़ाई कर चुका है कि वो किसी भी एग्ज़ाम में अब टॉप कर सकता है, और वही हाल रहता है सबके टॉपर्स में। तो यहाँ पे 400 कैंडिडेट जब और निकल जाते हैं 2800 में, तो उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो क्या बचते हैं, सिर्फ 2400 कैंडिडेट ही बचते हैं। अब यहाँ पे जो 1000 कैंडिडेट्स ने मेल भेजी होगी उनमें से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया रहा होगा वो क्राइटेरिया यही रहा होगा कि उनका OBC के सर्टिफिकेट में दिक्कत होगी, मैक्सिमम का यही क्राइटेरिया रहा होगा जितना मुझे लगता है। यही सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे मेरे पास जब मेल का ऑप्शन आया था UPSC के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन है वो पूछा गया था, और इसी में सबसे ज़्यादा है वो क्या होंगे बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं और हो भी चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ मान के चलिए कि 1000 में से 100 या 200 बच्चे और बाहर चले जाने वाले हैं। 1200 में 200 में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो चले गए, और 100-200 और निकल जाएंगे। तो 100 भी अगर हम निकालते हैं जहाँ पे 2300 बच्चे ही बचते हैं, जिसमें सीटें कितनी हैं आपकी 1900 सीटें बचती हैं। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जॉब लगी हुई है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब 2300 में से 1900 सीटें जब बचती हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं,
और उन एग्ज़ाम्स के अंदर जब बच्चे जाएंगे तो क्या होंगी, सीट्स क्या होंगी, खाली होंगी। और जब सीट खाली होगी तो क्या होगी, वेटिंग लिस्ट आएगी और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं कोई भी गारंटी वगैरह नहीं दे रहा हूँ, जितनी मेरी कैलकुलेशंस ठीक बैठ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100 या 200 ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो, अदरवाइज़ सारे बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिनके और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगभग सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो 2300 बच्चे हैं, इनमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। और आप भी अगर उनमें से एक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में क्रॉस का चिन्ह है वो क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। किसके नीचे में, पिन कमेंट के नीचे आप क्या कर दीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह है वो लगा दीजिए, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाएगा कि आखिर कितने बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो हो गया कि क्या-क्या सिलेक्शन का रह सकता है। अब अगर हम बात करूँ सीआरई एग्ज़ाम की, तो सीआरई एग्ज़ाम जब हुआ था तब मैंने बोला था कि 1 से 2 मंथ का टाइम है वो इसके रिज़ल्ट के अंदर लगने वाला है। उसके बाद में क्या है, इसका रिज़ल्ट का अपडेट आया था, तब बच्चों को लगा था कि नहीं-नहीं, एम्स तो 7 दिन में दे देता है, तो ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो रिज़ल्ट है इसका 1 से 2 महीने में आया था। और अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि यूपीएससी वाली जो वैकेंसी है 1900 वाली, वो वैकेंसी है उसको आए हुए 1 साल हो गया है। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम हुआ है 25 में। तो 24 वाली वैकेंसी से 25 वाली वैकेंसी को पहले कैसे फ़िल कर सकते हैं? 24 वाली वैकेंसी से पहले ये वैकेंसीज़ फ़िल ये नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सीआरई का प्रोसेस है वो लेट हो रहा है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जिन बच्चों ने पर्सनली मुझसे पूछा था, उनको मैंने यही बोला था कि टाइम लगेगा, यू हैव टू वेट। तो अब जो ये कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, हम वेट कर रहे हैं, तो मेरे पास एक ही उनके लिए है, पेशेंस रखिए भाई साहब। जब यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम कराया था, उसमें जो बच्चे हैं 2000 बच्चे, वो अगर 1 साल से बैठे हैं, पेशेंस उनमें भी नहीं है। उनमें से भी 10 बच्चे डेली मेरे को पूछते हैं, "क्या रहा सर? कोई अपडेट?" कुछ भी। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे को मैसेज करें, नहीं करें, मैं रिप्लाई दे पाऊँ, नहीं दे पाऊँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपडेट आती है तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस ज़रूरी है। सीआरई की कट ऑफ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने इसका एग्ज़ाम देखा है, ना मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ भी मैंने इसमें नहीं देखा है, तो उसकी कट ऑफ का सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूँगा, है ना? मुझे व्यूज़ के लिए तुक्के मारने में कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी, एसआईसी का मैं स्टार्टिंग से चीज़ें हैं वो फ़ॉलो करते हुए आ रहा हूँ। इस वजह से मुझे आइडिया है कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो में जो भी मैंने नंबर्स बताए थे, उससे नंबर और कम कर लीजिएगा भले ही, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि हो जाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो जो मैंने बोला हो कि मैं बताऊँगा, तो आई एम सॉरी, कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या-क्या आपको बताने के लिए बोला था। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक जॉइन नहीं किया है और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। कुछ-कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा होगा तभी आप यहाँ तक आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।